डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सगीर। आइए देखते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जो इस्तेमालात हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो हम प्यारे बच्चों अभी हम पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे मेडिकल इमेजिंग, नंबर 2 रेडियो कार्बन डेटिंग, नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियर पावर और 5 नंबर पे है मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेडिकल इमेजिंग है। हम आइसोटॉप्स को जिस्म की इमेज को बग़ैर कट लगाए, बग़ैर चीर फाड़ किए जिस्म के अंदर देख सकते हैं, झांक सकते हैं। इसे मेडिकल इमेजिंग कहते हैं। तो आइसोटॉप्स की मदद से हम ये कर सकते हैं। जिस हिस्से का हमने इमेजिंग हासिल करनी होती है वहाँ पर लिक्विड फार्म के अंदर माया शक्ल में रेडियो आइसोटॉप्स को इंजेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर लंग्स का अगर हमने जायज़ा लेना है, वहाँ पर कोई बेकायदगी या डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई बीमारी या कोई गैर मामूली तब्दीली तो नहीं आई, कोई रसौली या कैंसर या कोई चीज़ ऐसी चीज़ तो नहीं बनी। उसकी तशख़ीस के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाएगा, फिर डॉक्टर एक ख़ास कैमरे की मदद से इसे देख रहे होते हैं। वो लिक्विड की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और इस तरह वो देखते हैं कि जिस्म के अंदर अगर लंग्स के अंदर कोई डिसऑर्डर हुआ तो वो पता चल जाता है। तो ये था यानी मेडिकल इमेजिंग। तो आइसोटॉप्स आर यूज़फुल इन मेडिकल इमेजिंग। तो आइसोटॉप्स जो है मेडिकल इमेजिंग में जो है वो यूज़फुल होते हैं, बहुत अहम होते हैं। इसकी मदद से हम बीमारियों को जो है उनकी तशख़ीस के लिए जो है वो स्मॉल अमाउंट जो है लिक्विड फार्म्स के अंदर जैसे ब्रेन, लंग्स वगैरह जो है वो उनकी तशख़ीस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका एक अहम फंक्शन है। जैसे ECG, EEG वगैरह दिमाग की होती है, इसी तरह CT स्कैन वगैरह होता है। तो ये चीज़ें जो है बीमारियाँ इनका इसी तरह से जो है वो इनका डायग्नोस किया जाता है। तो डॉक्टर हैज़ स्पेशल कैमरा टू वॉच द फ्लूइड। इस फ्लूइड को जो है ना मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर जो है वो स्पेशल कैमरा उनके पास होता है। तो इस तरह मेडिकल इमेजिंग जो है वो उस जगह पर कर ली जाती है और बीमारी का पता चल जाता है। नंबर 2 पे है रेडियो कार्बन डेटिंग। प्यारे बच्चों, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो यानी पौधा हो या वो यानी कोई जानवर का हो पार्ट, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं, लिविंग थिंग्स के जो पार्ट्स होते हैं यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन हो। हम प्यारे बच्चों उसके अंदर यानी उसकी एज का जो है ना वो मुआयना कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कार्बन। तो कार्बन की मदद से यानी डेटिंग, डेट से है, डेट मीन एज, तो उसकी जो एज है उस लकड़ी की, मिसाल के तौर पर आपको कहीं से लकड़ी का टुकड़ा मिलता है तो आप पता चला सकते हैं कि ये कितना पुराना है या कितनी देर से ये पड़ा हुआ है, कब से ये लकड़ी जो है वो कट के जो है वो यहाँ से पड़ी हुई है। इसी तरह कोई आपके पास जो है वो हड्डी का टुकड़ा आपको मिलता है किसी का, तो उससे उसकी उम्र का अंदाज़ा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 एक आइसोटॉप है, उसकी मदद से आप जो है वो कार्बन की जो उम्र है, जिस्म की जो उम्र है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसकी उम्र का अंदाज़ा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है, वो ज़िंदा होता है, तो उसमें जो कार्बन की मिकदार है वो फ़िक्स रहती है, वो रहती है, बराबर रहती है, इक्वल रहती है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज़ डेड हो जाती है, चाहे वो डेड प्लांट है या वो डेड
एनिमल है तो उसकी हड्डी जो है या वो लकड़ी का टुकड़ा है, तो जब वो डेड हो जाता है तो अब उसमें रेडिएशंस जो है, चूँकि पता है कि जो भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप है वो रेडिएशंस खारिज करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता रहता है, एमिट करता है। तो जब वो एनर्जी को रिलीज़ करता रहता है तो उसकी एनर्जी यानी जो कार्बन की मिकदार है उसके अंदर वो यकीनन कम होती जाएगी। अब जब वो कम होती जाएगी तो उस साइंटिस्ट जो है वो उससे पता चला लेते हैं कि 1 साल में कितनी कम होगी, फिर 2 साल में कितनी कम होगी, 3 साल में कितनी कम होगी। तो इस तरह वो एज का पता कर लेते हैं कि ये लकड़ी कितनी पुरानी है और ये हड्डी का टुकड़ा कितना पुराना है। तो इस तरह C14 की मदद से, कार्बन 14 की मदद से जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे कि वुड है, बून है, इनकी एज का जो है वो अंदाज़ा किया जा सकता है। तो ये कहलाता है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन के ज़रिए एज का मालूम करना ये क्या कहलाता है? कार्बन डेटिंग कहलाता है। देखिएगा, फाइंडिंग द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन होता है, उनकी उम्र का अंदाज़ा किया जाता है, ठीक है, थ्रू रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन C14 के ज़रिए हम उनकी एज का मुताला करते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन की हम क्या करते हैं? प्रपोर्शन मेजर करते हैं तनासब को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने हैं और अब इसमें कितना रह गया। इस तरह हम उनकी एज का अंदाज़ा कर लेते हैं कि कितना कम हो चुका है। तो जितना कम हो जाएगा उस हिसाब से उनकी उम्र का साइंटिस्ट अंदाज़ा करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हम इनकी मदद से, यानी रेडियो आइसोटॉप्स की मदद से हम मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर कर लेते हैं। हम जैसे मिसाल के तौर पर किसी बिल्डिंग का लेंटर है, पिलर्स हैं, उनकी जो कितनी ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो भी रेडियो आइसोटॉप्स की मदद से की जा सकती है। तो मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, अगर उन बिल्डिंग्स के जो पिलर्स हैं उनको, अगर उस कंक्रीट के जो बने होते हैं, अगर उनको चेक ना किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ को चेक ना किया जाए तो खुदा न खास्ता बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। जैसे बुर्ज खलीफा एक बहुत बड़ी इमारत है, आप देखें कि अगर उसके जो पिलर्स हैं जो है उनको अगर इंजीनियर चेक ना करें रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को डालकर, कि इसकी स्ट्रेंथ को मालूम ना किया जाए कि ये पिलर जो है वो इस बिल्डिंग के काबिल है जो बना है या नहीं है, तो उसकी स्ट्रेंथ को पहले मेजर किया जाता है, फिर बिल्डिंग को ऊपर उठाया जाता है। तो साथ साथ उस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से उन पिलर्स का जो है वो मुआयना किया जाता है कि ये जो है वो इस काबिल है कि बिल्डिंग का बोझ उठाते जाएंगे। तो इस तरह फिर बिल्डिंग को तैयार करते जाते हैं। तो ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यानी मेटल्स की स्ट्रेंथ भी इसके ज़रिए देख ली जाती है और कंक्रीट वगैरह की स्ट्रेंथ भी इसके ज़रिए हम देख सकते हैं। किसके ज़रिए? यानी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के ज़रिए मदद से हम इनको देख सकते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पावर, हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, चीप इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से जो है वो एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। असल में एक क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को डाल दिया जाता है। अब आपको पता है कि रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स क्या करते हैं? एनर्जी को खारिज करते हैं। जब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं, तो वो एनर्जी जो है उसे पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे टरबाइन वगैरह वो चलती है और बिजली पैदा होती है। तो इस तरह हम ये प्लांट पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह इससे पुरअमन तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। तो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जो है पावर जनरेशन के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है, यानी इन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को हम पावर प्लांट में यूज़ करके जो है जैसे यूरेनियम वगैरह को, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एनर्जी है उसे पुरअमन जो वो रिलीज़ कर रहे होते हैं उसे हम पुरअमन मकासद के लिए यानी बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर जनरेशन के लिए। इसी तरह मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, यानी किसी बीमारी की जो तशखीस है और फिर उसका जो इलाज है वो भी कर लिया जाता है रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से। मिसाल के तौर पर कैसे, आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को जो है वो गिल्लड़ यानी गले की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे आप क्वाइटर कहते हैं। तो उसकी तशखीस के लिए रेडियोएक्टिव जो उसके इलाज के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटॉप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या करता है
उसके अंदर जो सोजश होती है गले के अंदर, गिल्लट की जो बीमारी हो जाती है उसको कम करने में मदद देता है और उसके इलाज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कैंसर के इलाज के अंदर भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं इनको आइसोटॉप्स को। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं ये बहुत वाइटल है, यानी ये कैंसर के इलाज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह ग्वाइटर के इलाज के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे यानी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के एप्लीकेशंस। उसके बाद हम देखते हैं हमारा छोटा सा टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय आ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी एटम को आयोनाइज कर सकते हैं, किसी एटम को आयोनाइज कर सकते हैं यानी आयन बना सकते हैं। देखिए रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स काज एटम टू आयोनाइज। रेडिएशन जो किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से जो एमिट होती है, खारिज होती है, वो किसी एटम को आयोनाइज कर सकती है। अब देखिए ये हमारे पास एक सोडियम का एटम है। अब सोडियम के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास 11 है। देखिए पहले में 2, फिर नेक्स्ट शेल के अंदर आप देखें तो 8 आ गए, 10 हो गए, लास्ट शेल में 1 आ गया। अब जो सोडियम है यानी इसके पास आपको पता है कोई भी एटम है उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, साइडों पे उसके जो है वो ऑर्बिट है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके लास्ट शेल के अंदर जो है वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब कोई भी रेडियो एक्टिव जो सोर्स है, मिसाल के तौर पर हम रेडियम 226 ले लेते हैं, रेडियम 226, जब हम इसको इस सोडियम के ऊपर यानी इसकी रेडिएशन करेंगे, ठीक है, किसकी, रेडियम की रेडिएशन जो है वो 226 को जब इसके ऊपर यानी इसकी एनर्जी डालेंगे, ये रेडिएशन करेगा और वो रेडिएशंस जो है वो इस एटम के ऊपर यानी सोडियम के ऊपर पड़ेगी, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है इस एटम से। जब ये एटम से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो खाली जगह पैदा हो जाएगी। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे प्रोटॉन जो प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक ज़्यादा हो जाएगा। पहले चूँकि आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, अगर 11 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, वो भी 11 थे। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए एक कम होने से अब ये रह जाएंगे 10। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब ये कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10। तो अब क्या ये 11 मीन के 11 में से 10 को निकाल दें तो आपके पास एक जो पॉजिटिव है ये बढ़ जाएगा। तो अब जो एटम के ऊपर है देखिए सोडियम, और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 प्लस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह सोडियम जब कोई किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो वो आयन बन जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसे हम कैटाइन कहेंगे। तो अब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर यानी कैटाइन बन चुका है। प्यारे बच्चों याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो रेडिएशन सोर्स है रेडियम 226, इसकी रेडिएशन में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अगर इसके पास एनर्जी कम होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यानी रेडिएशन सोर्स के पास इतनी एनर्जी हो, वो रेज एनर्जी वाली इतनी पावरफुल हो कि वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्डिंग किए होते हैं। तो इतनी ताकत से जब ये रेडिएशन पड़ेगी कि ये बांड टूट जाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस बांड को ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये रेडिएशन सोर्स जो है वो इतना ताकतवर होना चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकलने से, और ये बन जाएगा एक कैटाइन सोडियम। और ये कैटाइन जो है ये एक आयन हो चुका है, आयन बन चुका है। एटम से आयन जब उसके ऊपर चार्ज आता है तो वो आयन बन जाता है। तो अब ये आयन जो है ये यानी इस एटम की आयोनाइजेशन हो गई है। आयन बनने का अमल आयोनाइजेशन कहलाता है। आयन बनने का अमल क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। और ये जो आयन बना है सोडियम, वो किस तरह बना है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से। इसने इसके ऊपर रेडिएशन डाली और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो लिहाजा रेडिएशन से ये आयन बना है। तो लिहाजा हम कहेंगे
कि आयोनाइजेशन हो सकती है थ्रू रेडिएशन, यानी रेडिएशन के ज़रिए एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है। तो यही हमारा टॉपिक था, आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम किसी एटम को आयोनाइज कर सकते हैं।